नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में बात हमने की संविधान क्या है। उसका अगला टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। हमारा संविधान का अगला टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास आखिर है क्या? आइए जानते हैं। किसी देश के संविधान के भवन का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। अतः किसी भी विद्यमान तथा लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, शासकों की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं प्राचीन भारत के लिए पराई नहीं थी। धर्म की सर्वोच्चता की संकल्पना विधि के शासन तथा नियंत्रित सरकार की संकल्पना से भिन्न नहीं थी। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई भी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ऐसे पर्याप्त प्रमाण सामने आए जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में अनेकों भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारमंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं और वैदिक काल, जो कि 3000 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास से ही लोकतांत्रिक चिंतन था, व्यवहार लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में घर कर आए थे। ऋग्वेद तथा अर्थवेद में सभा, आम सभा तथा समिति व्यवस्था की सभा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण प्रणनी की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत अशोक स्तंभों पर उत्कीर्ण शिलालेख, उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रंथ और मनुस्मृति, ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक संक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे। विशेष रूप से महाभारत के बाद विशाल साम्राज्यों के स्थान पर अनेक छोटे छोटे गणतंत्र राजा अस्तित्व में आ गए। जातकों में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि ये गणतंत्र किस तरह कार्य करते थे। सदस्यगण संस्थागार में समवेत होते थे। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा में किया जाता था। वे अपने गोप का चयन, विधि का शासन नियंत्रित सरकार करते थे। वह राजा बनता तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में क्षुद्रक मल्ल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था। पाटलिपुत्र के निकट लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वह राज्य एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य था। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था और उसे नायक कहा जाता था। दुर्भाग्यवश हमारे पास इन गणतंत्रों के संविधान के विवरण के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने ऐसी जन निर्वाचित सभाओं के अभिलेख छोड़े हैं जिन्हें दक्षिण में जीवित रखा गया था तथा जिन्होंने राजाओं की शक्तियों पर अंकुश लगाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन या राजाओं के दैवीय अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं हुआ था। भारतीय राजा की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिससे कि वह उसका दुरुपयोग न कर सके। उसकी शक्ति को अन्य लोक प्राधिकारियों तथा हितों के अधिकारों तथा शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। वस्तुतः वह एक सीमित या संवैधानिक राजा था और वह जनता के बहुमत आधार पर कार्य करता था। मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार पागल कुत्ते को मार दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अन्यायी और अत्याचारी राजा को उसकी अपनी प्रजा द्वारा मारा दिया जाना चाहिए। 10वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने नीतिसार की रचना की। जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है उसमें केंद्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। गणराज्य, निर्वाचित राजा, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त होते गए, किंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा अथवा पंचायत जैसे प्रतिनिधि निकाय जीवित रहे और अनेक हिंदू तथा मुस्लिमों राजवंशों के शासन के दौरान तथा अंग्रेजी शासन के आगमन तक कार्य करते रहे और फलते फूलते रहे। अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसंबर 1600 को लंदन के चंद व्यापारियों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से ही शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था। उस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। उसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और उसके विशेषाधिकारी निर्धारित थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ते हुए केंद्रीय प्राधिकार मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी को हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गई।
1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ ही इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई तथा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों तथा प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। चार्टर एक्ट 1833 भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत सपरिषद जनरल गवर्नर जनरल के विधि निर्माण अधिवेशनों तथा इसके कार्यपालक अधिवेशनों में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन ये संस्थागत विशेषीकरण का तत्व समाविष्ट किया गया। भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कौशल सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद के रूप में जानी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया था। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया। पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को अब कतिपय प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अन्य शक्तियां मिल गई थी। चार्टर एक्ट 1853 का एक अंतिम एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यद्यपि गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे विधायी प्राधिकरण के रूप में जारी रखा गया तो समूचे ब्रिटिश भारत के लिए विधियां बनाने के लिए सक्षम थी। तथापि इसके स्वरूप तथा संगठन में अनेक परिवर्तन कर दिए गए जिससे कि पूरी प्रणाली ही परिवर्तित हो गई थी। विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियां तथा विनियमन बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार भी नहीं था। इन सदस्यों को विधायी पार्षद कहा जाता था। परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और आगरा के स्थानीय शासनों के 4 प्रतिनिधियों समेत अब 12 सदस्य हो गए थे। परिषद के विधायी कार्यों को इसके कार्यपालक अधिकारों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया और एक्ट की धारा 23 की अपेक्षाओं के अनुसार उनके इस विशेष स्वरूप पर बल दिया गया था। किस्ता परिषद गवर्नर जनरल में निहित विधियां तथा विनियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग केवल उक्त परिषद की बैठकों में किया गया। 1858 का एक्ट क्या था? भारत में अंग्रेजी शासन के मजबूती के साथ स्थापित हो जाने के बाद 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने वाले पहला संगठित प्रयास था। उसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय गदर तथा भारतीयों ने स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम दिया। इस विद्रोह ने जिसे अंततः दबा दिया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था को लेकर एक घातक झटका पहुंचाया। ब्रिटिश ने कुछ ऐसे सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद जो नई नीति का आधार होने चाहिए, एक नया एक्ट पास किया। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। इस एक्ट के अधीन उस समय जो भारतीय क्षेत्र कंपनी के कब्जे में थे वे सब क्राउन में निहित हो गए और उन पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से कार्य करते हुए क्राउन द्वारा तथा उसके नाम में सीधे शासन किया जाने लगा। किंतु 1858 का एक्ट अधिकांशतः ऐसे प्रशासन तंत्र में सुधार तक ही सीमित था जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था।